हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। ठीक है, आज है 16 नवंबर और 16 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होने वाला है फ्रेंड्स, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, यानी बाइलिंगुअल होने वाला है। तो जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं होने वाली इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में बात करते हैं 16 नवंबर के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है, वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी कल के डेट में जो फ्रेंड्स मैच खेला गया था भारत और न्यूजीलैंड के बीच, उसमें विराट कोहली ने सचिन का 49 शतक जो वनडे में बनाया था उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए 50 शतक लगा दिया है। किसने? तो विराट कोहली ने। और ये वनडे इतिहास में सर्वाधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं विराट कोहली, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप मैच के दौरान विराट कोहली ने अपने वनडे कैरियर का 50वां शतक लगाया है। विराट कोहली ने 279 पारियों में 50 वनडे शतक लगाए। ठीक है, इनके पारियों को भी याद करना है, अगर डिटेल से आपके प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली ने अपने कैरियर का 80 शतक लगा चुके हैं, जिसमें से 50 शतक वनडे में लगाए इन्होंने फ्रेंड्स, और 30 शतक टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने लगाया है। इसके पहले वनडे में सबसे ज़्यादा शतक 49 शतक किसके थे? तो सचिन तेंदुलकर के थे, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात आती है स्पोर्ट की। तो स्पोर्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र और वेस्टइंडीज़ की हेली मैथ्यूज ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, यानी अक्टूबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया है। वेस्टइंडीज़ क्रिकेटर सुनील नरेन ने संन्यास लेने की घोषणा किया है। क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज बने हैं, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये पहला है क्रिकेट इतिहास में, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, विश्व कप में सबसे तेज शतक ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने महज 40 गेंदों में शतक लगाया था। विश्व कप में सबसे ज़्यादा तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, विश्व कप में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले भी खिलाड़ी बन गए हैं ग्लेन मैक्सवेल, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए बात कर लेते हैं आगे। इंग्लैंड के डेविड विली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। वानखेड़े में सचिन की प्रतिमा का भी हाल ही में अनावरण किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है फ्रेंड्स एकनाथ शिंदे के द्वारा इनका अनावरण किया गया है। महाराष्ट्र ने 1994 के बाद पहली बार राजा भलिंदर ट्रॉफी जीता। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 37वें नंबर का राष्ट्रीय गेम हुआ है, और इसमें महाराष्ट्र ने सबसे अधिक पदक यानी स्वर्ण पदक जीते हैं, 80 पदक। और जो राष्ट्रीय खेल में फ्रेंड्स सबसे सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतती है, उसी को राजा भलिंदर ट्रॉफी पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। तो इस बार महाराष्ट्र को दिया गया है, चूँकि महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीती है। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मेग लाइनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अभी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, इतना आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया था, पहला क्वेश्चन में इसके ऑप्शन की बात करें तो विराट कोहली 50 शतक लगाए थे, सचिन तेंदुलकर 49 शतक लगाए हैं, रोहित शर्मा जो है 31 शतक लगाए हैं वनडे के इतिहास में, जबकि रिंकी पोटिंग जो फ्रेंड्स 30 शतक लगाए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो सहारा समूह के संस्थापक थे फ्रेंड्स सुब्रत राय, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। सुब्रत राय का लंबी बीमारी के बाद 75 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया फ्रेंड्स। सुब्रत राय कौन थे? तो इस सुब्रत राय सहारा समूह के संस्थापक थे। सुब्रत राय ने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी। सुब्रत राय का जन्म अररिया बिहार में हुआ था। सहारा समूह ने हिंदी भाषा का समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा भी लॉन्च किया था। राय को 2001 में लंदन में पावर ब्रांड्स हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स के में बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण निधन की चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ओबराय ग्रुप ऑफ होटल्स के जो मानद चेयरमैन थे पृथ्वीराज सिंह ओबराय, उनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। तेलुगु अभिनेता मोहन चंद्र मोहन का भी हाल ही में निधन हुआ है। भारतीय कवि गिवे पटेल का भी हाल ही में निधन हो गया है। असम के पूर्व मंत्री शरद बरकोटिकी का भी हाल ही में निधन हो गया है। गीता प्रेस के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल का भी हाल ही में निधन हुआ है। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का भी अभी हाल ही में निधन हो गया है।
रुद्रवीणा प्रतिपादक उस्ताद अली जाकी हुसैन का भी हाल ही में निधन हो गया है। राजनीतिक कार्टूनिस्ट अजीत नीनन का भी अभी हाल ही में निधन हो गया। ये थे फ्रेंड्स हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण निधन। अच्छा, ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स तो पहला जो सुब्रत राय मैं आपको बताया था, सहारा समूह के संस्थापक थे। सलीम उल हक जो दूसरा ऑप्शन था वो जलवायु विशेषज्ञ हैं। बिशन सिंह बेदी पूर्व क्रिकेटर हैं भारत के। पीवी गंगाधरन जो है फ्रेंड्स ये मलयालम फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश ने इंग्ला एस-एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स एक किया है भारत और रसिया ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और रसिया ने फ्रेंड्स इंग्ला एस-एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। डिटेल में बात करते हैं, रूस ने भारत को हाथ से पकड़ी जाने वाली एंग्ला एस-एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। साथ ही साथ सौदे के हिस्से के रूप में रूस लाइसेंस के तहत भारत एंग्ला में उत्पादन की भी अनुमति देगा। एंग्ला एस एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। इसे व्यक्ति या चालक द्वारा दुश्मन के विमान को गिराने के लिए दागा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। याद रखिएगा, रूस से सबसे ज़्यादा हथियार भारत ने अब तक खरीदे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच भारत ने हथियारों के आयात में रूस का लगभग 45% हिस्सा था। यानी जितने भी भारत ने हथियार खरीदे हैं उसमें रूस से 45% हिस्सा लगभग खरीदा है। 2018 और 2022 के बीच भारत के हथियारों के आयात में फ्रांस का हिस्सा कितना रहा है तो 29%, जबकि रसिया का हिस्सा रहा है 45%। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात आती है रूस की। तो रूस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। रूस आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है। रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल की नई पीढ़ी का सफलतापूर्वक अभी हाल ही में लॉन्च किया है। वो रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च कितना % बढ़ाने की घोषणा किया है तो 70% तक बढ़ाएगा। 2023 में रूस के द्वारा चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन लॉन्च किया गया था जो कि क्रैश हो गया था। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। रूस के सबर बैंक SBER बैंक ने बेंगलुरु के IT यूनिट को स्थापित किया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात आती है ऑप्शन की। तो जो ऑप्शन था पहला वियतनाम से आप क्या रिलेट कर सकते हैं। अभी हाल ही में फ्रेंड्स एस जयशंकर ने वियतनाम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। मालदीव से आप रिलेट कर सकते हैं भारत मालदीव और सैन्य अभ्यास। भारत और मालदीव के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है एकुवीरेन, और इस बार चैटबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। कंबोडिया से आप रिलेट कर सकते हैं हुन मानेट, कंबोडिया के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स अभी चाइना ने हाल ही में, चाइना की जो हुआई कंपनी है फ्रेंड्स, इन्होंने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है चाइना के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, चाइनीज टेक कंपनी हुआवेई टेक्नोलॉजी ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि उसका नेटवर्क जो है फ्रेंड्स वो 1.2 टेराबाइट यानी 1.2 TB प्रति सेकेंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने में सक्षम है। इसकी स्पीड अमेरिका और दक्षिण कोरिया से 10 गुना ज़्यादा बताई गई है। कंपनी ने इसे टेस्टिंग के लिए जुलाई में एक्टिव किया था और अब इसे ऑफिशियल तौर पे लॉन्च किया गया है। नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क ने सभी ऑपरेशनल जो टेस्ट होता है फ्रेंड्स उसको पार कर लिया है, यानी अब ये रेडी हो चुका है चाइना के अंदर शुरू करने के लिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है साइंस और टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। मीका दुनिया का पहला AI ह्यूमन लाइक रोबोट CEO बना है, ये भी आपको याद रखना है। नासा का इन्फ्यूज मिशन सिग्नस लूप सुपरनोवा रेमनेंट का अध्ययन करेगा। वर्ष 2035 तक भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। नोकिया ने बेंगलुरु के अंदर 6G लैब खोला है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की खोज किया है। इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं जो ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन था अमेरिका। तो अमेरिका से आप क्या रिलेट कर सकते हैं। अमेरिका के लुइस वीले ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने के रूप में घोषणा किया है। जापान से रिलेट कर सकते हैं, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक अभी जापान के हिरोशिमा में आयोजित की गई है। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि G7 में कुछ सदस्यों की संख्या कितनी है और कौन कौन से इसके सदस्य हैं। चाइना की बात करें फ्रेंड्स तो चाइना
अभी इस क्वेश्चन का आंसर था, अभी मैंने बताया। तंजानिया से रिलेट कर सकते हैं। तंजानिया के जंजीबार द्वीप पर आईआईटी मद्रास ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना की है। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस किस देश में आयोजित की जाएगी? तो आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस जो है फ्रेंड्स ये इंडोनेशिया में आयोजित की जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडोनेशिया के अंदर आयोजित किया जाना है। डिटेल में बात करते हैं। 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है प्लस एडीएमएम प्लस का आयोजन जकार्ता के इंडोनेशिया में किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है फ्रेंड्स 16 नवंबर से 17 नवंबर तक भाग लेंगे इस आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में। ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि एडीएमएम प्लस ने के मौके पर राजनाथ सिंह भाग लेने वाले देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इंडोनेशिया बैठक की मेजबानी कर रहा है क्योंकि वह एडीएमएम प्लस का अध्यक्ष है, इसलिए इसकी मेजबानी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है एडीएम प्लस में। तो एडीएमएम प्लस में फ्रेंड्स याद रखिएगा ये जो है कौन कौन है, तो आसियान संवाद याद रखिएगा 8 संवाद भागीदार हैं, और उसके बाद इनके जो कंट्री हैं इनको मिला करके एडीएमएम प्लस में आसियान के कौन कौन सदस्य याद रखिएगा, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और इसके 8 संवाद भागीदार हैं कौन कौन, भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और ये जो है फ्रेंड्स इसमें शामिल है। 1992 में आसियान का संवाद भागीदार बना था भारत। एडीएमएम प्लस का उद्घाटन 12 अक्टूबर 2010 को हनोई में किया गया था, जो कि वियतनाम में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन की चर्चा कर लेते हैं। तो सेना कमांडरों का सम्मेलन अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक अभी न्यूयॉर्क के अंदर आयोजित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन अभी नई दिल्ली में हुआ था भारत मंडपम के अंदर। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। वहीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद पेरिस के अंदर आयोजित किया गया था। ये थे फ्रेंड्स हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन। डिटेल में बात करते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ पोर्टल को लॉन्च किया है। देश भर के शहरी स्थानीय निकाय पोर्टल पर स्वेच्छा से नियमित रूप से अपना डेटा आप जमा कर सकते हैं। इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स कि शहरों को यह देखने में मदद करना है कि वे अन्य शहरों की तुलना में कैसा प्रदर्शन करते हैं। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इनका उद्देश्य शहरों के बीच में कंपटीशन करना है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मंत्रा की बात करें तो इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। गृह मंत्रालय ने नाओ मैती चरमपंथी संगठन को कितने साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है? तो ये फ्रेंड्स 5 साल के प्रतिबंध किया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, गृह मंत्रालय ने नाओ मैती चरमपंथी संगठनों को 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित किया है। ये संगठन अधिकतर कहाँ के हैं? तो मणिपुर के संगठन है। ठीक है, गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये मैती चरमपंथी संगठन भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में लगे हुए हैं। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मैती चरमपंथी संगठन मणिपुर में सुरक्षा बलों, पुलिस और नागरिकों पर हमला करने और उन्हें मारने में लगे हुए हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो प्रतिबंधित संगठन हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं 9 की। तो याद रखिएगा, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और उसकी राजनीतिक शाखा को अभी हाल ही में प्रतिबंधित किया गया है। रिवोल्यूशनरी पीपुल फ्रंट को अभी किया गया है, आरपीएफ को। मणिपुर पीपुल्स आर्मी को किया गया है। कांगली वेयोल कन्नालूप को, द कोऑर्डिनेशन कमेटी कारकाम को भी अभी जो है फ्रेंड्स प्रतिबंधित किया गया है। अलायंस फॉर सोशलिस्ट इनको आप इसका जो है फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट मार करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है मणिपुर की। तो याद रखिएगा, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। राज्यपाल हैं वर्तमान में सुश्री अनुसुईया उइके के। मुख्यमंत्री हैं नोंगथोमबम बीरेन सिंह, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। स्थापना 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना होती है। बात करते हैं मणिपुर में एक झील है फ्रेंड्स, लोकटक झील। यह मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित है। यह विश्व की एकमात्र झील है जो कि तैरती हुई झील के नाम से प्रसिद्ध है। और मणिपुर के अंदर ही एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, जिसका जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, उसका नाम क्या है आपको कमेंट में करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके
जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस जो है ये 15 नवंबर को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जिनका जन्म 15 नवंबर को 1875 को हुआ था, इसीलिए फ्रेंड्स प्रतिवर्ष 15 नवंबर को ही जो ये दिवस को मनाया जाता है। वे छोटा नागपुर पठार की मुंडा जनजाति से संबंधित है। वह भारत स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, धार्मिक नेता और साथ ही साथ लोकनायक थे। जनजातीय गौरव दिवस पहली बार 2021 में मनाया गया था, इसको भी आपको याद रखना है, और इस बार 15 नवंबर को मनाया गया अभी हाल ही में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है ऑप्शन की, तो ऑप्शन रिलेट कर लेते हैं। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है, जबकि अभी हाल ही में बताया मैंने 15 तारीख को जनजातीय दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अभी मैंने पीछे प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है काबुल लामजाओ, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मॉर्गन स्टैनली ने के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 और फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो 6.5% रहेगी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। मॉर्गन स्टैनली रिसर्च ने पूर्वानुमान लगाया है कि फ्रेंड्स भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के लिए लगभग 6.5% की दर से बढ़ने वाली है। मॉर्गन स्टैनली की बात करें फ्रेंड्स, तो मॉर्गन स्टैनली एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। माउंट एवरेस्ट के पास लगभग 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है फ्रेंड्स? तो पहली भारतीय महिला बन गई, याद करिएगा, शीतल महाजन, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 मीटर की फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है, जिसके बाद वह 17,444 फीट की ऊंचाई पर काला पत्थर नामक चोटी पर जाकर के उतरी हैं। ठीक है, शीतल महाजन की बात करें तो शीतल महाजन एक प्रसिद्ध भारतीय स्काई डाइवर है। वर्ष 2001 में चौथे सर्वोच्च सम्मान, जो भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है, पद्मश्री, इससे इनको सम्मानित किया गया था। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो भारत रत्न है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरा सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो भारत पद्म भूषण है, तीसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो कल का मैंने करंट अफेयर्स कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है? तो नेपाल के द्वारा टिकटॉक पर बैन लगाया गया है। 42वें मेडिकल एंड हेल्थ गेम में लेफ्टिनेंट कर्नल संजय मलिक ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो कुल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हॉल ऑफ फेम्स में किसको शामिल किया गया है? तो डायना एडुल्जी, वीरेंद्र सहवाग और अरविंद डिसिल्वा को शामिल किया गया है। भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो ऑस्ट्रिया के अंदर की गई है। ओबराय ग्रुप ऑफ होटल के मानद चेयरमैन कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो पृथ्वीराज सिंह ओबराय थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एक शिक्षक किस बीमारी का पहला टीका है जिसने अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मंजूरी दिया गया है? तो चिकुनगुनिया का है। होली अयोध्या ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ के द्वारा होली अयोध्या ऐप को लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई? तो दिल्ली के अंदर हुई है। डेविड कैमरून किस देश के विदेश सचिव बने हैं? तो ये ब्रिटेन के बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये था फ्रेंड्स कल का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिसका भी हमने फटाफट रिवीजन किया। अब अनुच्छेद की श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। वहीं अनुच्छेद 64 की बात करें तो अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसको वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 65 में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति न होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद 66 है। 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित अधिकतम 6 माह तक होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 70 में अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 71 की बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है।
विषय से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख किया गया है, जबकि 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध किए गए हैं और अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, यानी अटॉर्नी जनरल का, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसको आपको करंट में आंसर करना है। पहला है आदित्य L1 मिशन किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, नासा, इसरो, जाक्सा और सी नासा। ये आपको याद रखना है। नासा आपको बता दें फ्रेंड्स, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, जबकि CNSA जो फ्रेंड्स ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। तो आपको कमेंट करना है तो इसमें किसने अभी हाल ही में आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके।